नमस्कार मित्रों, मैं लालराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे और पहले में मैंने जो है आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराया था। अब है तो वही वर्णमाला, लेकिन जो है इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे मैंने कल जो है स्वर का मात्राओं के आधार पर वर्गीकरण बताया था। जैसे नंबर 1 लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये मात्राओं के आधार पर थे, मात्रा गणना के आधार पर थे। अब बात आती है कि स्वर के प्रकार कुछ रह गए थे, तो दूसरे पार्ट में देखेंगे आप। तो अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। वो मात्रा गणना के आधार पर, मात्राओं के आधार पर था, ये जीभ के प्रयोग पर आधारित है। अब इतनी गहराई से आपको आने वाले एग्जामों में मिलेगा। जैसे मान के चलो ये छोटा आ गया, छोटा आ कौन सा स्वर है, उसमें 4 विकल्प आ जाएंगे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और कोई भी सम्रत स्वर। यानी कहने का मतलब है छोटा आ दे देगा, वो कह देगा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और सम्रत स्वर, इनमें से कौन सा मध्य स्वर है। अब आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो निश्चित है कि आपका सही हो जाएगा। अब बात एक है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़ें और सुनें और समझें। जो भी डाउट हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। दूसरी बात, हम ये काम करने जा रहे हैं कि कर भला सो हो भला। यदि आप किसी दूसरे का भला करेंगे तो निश्चित है कि अपना भी भला होगा। बात आती है कि आपको जो हम शिक्षा देने जा रहे हैं या स्टार्ट की मैंने कल से, वो निःशुल्क शिक्षा है। आप घर बैठे ही आप निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अब देखें आप, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जैसे कैसा जीभ का प्रयोग, माना कि ये अपना तालु हो गया और ये अपना जीभ हो गई। तो जीभ का ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। तो अग्रभाग ये हो गया, मध्य भाग ये हो गया और पश्च भाग ये हो गया। तो अब देखें आप, अग्रभाग नंबर 1, तो अग्रभाग माने ये वाला भाग। अग्रभाग में स्वर वर्ण कौन कौन से आते हैं। जैसे अग्रभाग में देखें ई ई ए आई, यानी 4 वर्ण आते हैं, ई और ए आई। ये किस भाग में आते हैं? अग्र स्वर में, जीभ के आगे वाले भाग में आते हैं। इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ ओनली छोटा आ ही आएगा और कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण आता है स्वर में, छोटा आ। इसके बाद आता है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपके 6 वर्ण आते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ और आओ। यानी आ उ, ओ, आओ और आओ। इसको क्या बोलते हैं? आओ। यानी एक तो होता है चांद, ये हो गया चांद बिंदी। तो चांद हो गया, चांद बिंदी हो गई और ये अर्ध चांद हो गया। तो इसमें अर्ध चांद लगा हुआ है, चांद बिंदी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आओ। तो ये किस प्रयोग के आधार पर है? जीभ के प्रयोग के। ये लिखा जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब इसके बाद आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब कैसा मुख द्वार खुलेगा? क्योंकि अपन जितनी भी गहराई में जाएंगे उतनी अपन को जो है हम और आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये कंपटीशन लेवल की है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट और कई प्रकार के जो है बड़े बड़े अधिकारी रेंज के एग्ज़ामों में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी ओष्ठ की इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होगी। कैसे? तो अब आता है नंबर 1 सम्रत स्वर। सम्रत स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ। अब देखें आप, इसमें आपने देखा होगा कि पश्च स्वर में उ है और अग्र स्वर में ई है, छोटी बड़ी है,
और पश स्वर में छोटे बड़े हुए, लेकिन यहाँ भी बता रहे हैं आप। तो आप ये ध्यान दें कि ये जीभ का प्रयोग हुआ है इसमें, अग्रस्वर मध्य स्वर पश स्वर। अब इसमें पश स्वर, अब इसमें मुख द्वार यानी मुख का जो द्वार है तो वो ओंठों के आधार पे है, ओंठ खुलेंगे तभी तो मुंह खुलेगा। तो देखें आप, ओष्ठ, ओष्ठ माने ओठ, समृत स्वर, नंबर 1 समृत स्वर। समृत स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे ई उ। आप देखो, आप देखें इसमें ओष्ठ छोड़कर मुख द्वार बंद रहता है, ओष्ठ छोड़कर, यानी हमें कहना है, ध्यान देना, प्रैक्टिकली पढ़ना, क्या बोल रहे हैं हम, ई। तो देखो हम दांत भी बंद किए हैं, ई, दांत बंद हैं यानी पूरा मुंह बंद है, लेकिन जो है सिर्फ होंठ काम कर रहे हैं, ई। अब हमने कहा उ, ई उ, यानी कहने का मतलब पूरा मुंह बंद है लेकिन होंठ थोड़े से खुले हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, समृत स्वर में, यानी कितने वर्ण, 4 वर्ण। इसके बाद आता है नंबर 2 पे अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर में 2 ही स्वर वर्ण आते हैं, जिसमें ए और ओ। इसमें क्या होता है एक्टिविटी, मुख द्वार आधे से ज़्यादा बंद रहता है, होंठ तो खुले रहेंगे लेकिन मुख द्वार आधे से ज़्यादा बंद रहता है, यानी हमने कहा ए ओ, समझ रहे बात को, यानी पूरा मुंह नहीं खुलेगा, थोड़ा सा मुंह खुलेगा। अब बात आती है आपकी विब्रत स्वर। नंबर 1 पे समृत, नंबर 2 पे अर्ध समृत स्वर, नंबर 3 विब्रत स्वर। विब्रत स्वर में आ जाते हैं आपके आ, आए, औ, यानी मुख द्वार पूरा खुला रहता, कैसा, आ, आए, औ, पूरा मुंह खुल रहा, नहीं खुल रहा, ओंठ भी खुल रहे हैं, पूरा मुंह खुल रहा, आ, आए, आओ, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। तो ये किस स्वर के अंतर्गत आते हैं, विब्रत स्वर के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका अर्ध विब्रत स्वर। अर्ध विब्रत स्वर में क्या है, अभी विब्रत स्वर पढ़े, अर्ध विब्रत स्वर में है अ और आओ, आ और आओ। अब देखिए आप, ये छोटा है मध्य स्वर में आया पर जीभ के आधार पर, इसमें मुंह द्वार खुलने के आधार पर। तो अर्ध विब्रत स्वर में यदि पूछ लिया अर्ध विब्रत स्वर वर्ण हैं, नंबर 1 छोटा, छोटी, छोटाऊ और ए, तो कौन सा है, अर्ध विब्रत में छोटा आ जाएगा या आओ शब्द आ जाएगा, आओ वर्ण आ जाए। तो कहने का मतलब अर्ध विब्रत स्वर में आते हैं कौन कौन से आपके, अ और आओ, मुख द्वार आधा खुला रहता है इसमें, अ आओ, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है आपका अव्रत मुखी स्वर। अब देखो ये है व्रत, क्या है, व्रत है, और ये नहीं है व्रत, लो काट दिया। तो कहने का मतलब है अव्रत और व्रत, व्रत का मतलब है गोलाकार, अव्रत का मतलब है बिना गोलाकार। तो कहने का मतलब ये है अव्रत मुखी स्वर कौन कौन से होते हैं। अव्रत मुखी स्वर पढ़ें आप, आ, आ, ई, ए, आए, यानी कहने का मतलब है अब अव्रत, व्रत, व्रत का मतलब अपने जो ओंठ हैं, ठीक, तो जी ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ, तो जो ओंठ बिल्कुल गोलाकार नहीं बन रहे हैं, इसमें ऐसे ये ओंठ काम कर रहे हैं, ध्यान देना, जैसे ये हैं। अब हमें पढ़ना है आ, ई, ए, आए, इसमें गोलाकार नहीं बन रहे हैं, यानी ओष्ठ का गोलाकार ना होना, यानी गोलाकार। जबकि तुरंत इसके विपरीत देखें आप व्रतमुखी स्वर में, व्रतमुखी स्वर में देखें आप उ, क्या कह रहे, उ, ओंठों की एक्टिविटी कैसी हो, गोलाकार नहीं हो रही, ध्यान देना। हमने कहा उ, ओंठ अपने गोलाकार नहीं बन रहे, ध्यान दो, उ, तो गोलाकार बन रहे। तो क्या बता रहे हैं आप, व्रतमुखी स्वर में उ, गोलाकार बन रहे ओंठ, ओ आओ, यानी कहने का मतलब इसमें व्रत बन रहा है कि नहीं, किसका व्रत, अरे ओंठों का व्रत भाई, ओंठों का व्रत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो व्रतमुखी हो गई है, व्रतमुखी स्वर माने जिसमें ओंठ
जिसमें ओंठ अपने गोला बन जाए ओंठों के आधार पर, वो वृत्तमुखी हो गए। जिसमें गोला ना बने वो अवृत्तमुखी हो गए। समझ गए ना। इसके बाद देखें आप, इसके बाद आता है आपका व्यंजन के उच्चारण के 8 भाग निम्न प्रकार हैं। व्यंजन के उच्चारण के 8 भाग हमने आपको बताए थे कि जो व्यंजन के भाग हैं वो हमने सभी प्रकार के बता दिए थे, बट स्पर्श व्यंजन में बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क्लियर है। लेकिन 2 द्विगुण व्यंजन बताए थे तो 25 27 हो जाते हैं। पर अगर व्यंजन के उच्चारण के आधार पर पूछ लिया परीक्षा में, कोई उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भाग होते हैं, तो जो है उच्चारण के आधार पर 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 8 भाग। कौन कौन से? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में देखें आप कौन कौन से हो स्पर्श में। स्पर्श में देखें आप का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। यानी कितने हो गए स्पर्श व्यंजन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण स्पर्श में आ रहे। इसके बाद देखें आप स्पर्श संघर्षी। स्पर्श तो हैं लेकिन इनमें जो है वायु का घर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। और तालु के से स्पर्श करते हुए आ रहे हैं ये वर्ण, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे कौन कौन? चा, देखो बताया था ना, कल बताया था ना। चा जैसे अपना ये जीभ का मध्य भाग काम करेगा, अग्रभाग नीचे हो जाएगा, पश्च भाग नीचे रहेगा, और तालु हो गया माना कि अपना ये वाला हाथ। तो अब कहेंगे चा, शा, जा, यानी वायु का जो घर्षण हो रहा है इस वजह से इसको किस में रखा गया है? इनको स्पर्श संघर्षी में रखा गया है। चा, छा, जा, झा। कितने वर्ण आते हैं स्पर्श संघर्षी में? 4। इसके बाद आता है आपका संघर्षी। संघर्षी में जा, फा, शा, शा और हा, यानी 5 वर्ण आते हैं संघर्षी में। जा, फा, शा, शा और हा। अब देखो आप जो जी हा वर्ण है यह, इसको क्या कहा गया है? स्वर यंत्रमुखी वर्ण कहा गया है। किसको? इसको। अब इसके बाद बात आती है अनुनासिक वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ऊंगा, ईया, एड़ा, ना और मा, ये कौन सा? अनुनासिक वर्ण हो गए, यानी 5 प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। क्लियर है ना बात। इसके बाद बात आती है आपकी नंबर 5 पे प्रकंपित या लुंठित वर्ण। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण रा है, और कई बच्चे ये लगा देते हैं लुंठित, लुंठित माना कि ला, ला माना कि ला लड्डू का होगा, जबकि ये गलत है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? रा रस्सी का है, रा। इसके बाद आता है पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ला, ला लड्डू वाला। इसके बाद द्विगुण हमने कल बता ही दिए थे कि ये 7वां प्रकार है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। डा नीचे बिंदी और ढा नीचे बिंदी, तो ये द्विगुण व्यंजन है। और इसके बाद अर्थ स्वर मैंने कल बता ही दिए थे कि या और वा, पर यह प्रकार किसका? ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं। क्लियर है। तो चूंकि अब स्पीड से चल रहे हैं, अब इसके बाद आता है अपना 4 प्रकार और रह जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, और तीसरा अघोष वर्ण, और चौथा सघोष वर्ण। तो अल्पप्राण में देखेंगे आप प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा, यानी पहला, तीसरा, 5वां प्रत्येक वर्ग का। वर्ग तो आपने पढ़े ही होंगे, वर्ग तो आपने पढ़े हैं ना। तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, कचट, टा वर्ग और ता वर्ग, कचट, तप और पा वर्ग। ठीक है। अब देखो आप पा वर्ग। अब का वर्ग में अब ये क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। तो पहला कौन सा है? का कबूतर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? का। तीसरा खा छोड़ देंगे, गा। ठीक। इसके बाद 5वां और ऊंगा, ये आ जाएगा का, गा, ऊंगा। क्लियर है ना। इसके बाद अब बात आती है तथा सभी स्वरवर्ण। सभी स्वरवर्ण कौन कौन से? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, यानी और री। तो कितने वर्ण हो गए? 11 जी हो गए।
और ये तीसरा वर्ण हो जाएगा चा में, चा छा जा इया, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो एक वर्ग में जब 3 अक्षर हैं तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 5 कितने हो जाएंगे? 5 15 कितने हो जाएंगे? 15। तो ये हो गए, ठीक। इसके बाद सभी स्वरवर्ण का मतलब है 11 से, अंग आ को छोड़ देंगे तो 11 वर्ण जी हो जाते हैं। इसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन में कितने आ जाते हैं? 4। कितने आ जाते हैं? 4। अब देखो 5 और 4 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1 और 1 2 1 3, यानी 30 वर्णों इनकी संख्या कितनी होती है? अल्पप्राण व्यंजनों की, अल्पप्राण व्यंजन। अब देखो, अब इसमें स्वर वर्ण हमने इसलिए लिख दिया अल्पप्राण व्यंजन। व्यंजन में तो ये स्वर नहीं आएंगे क्योंकि ये व्यंजन की बात हो रही है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं, यानी पहला, तीसरा, पांचवा। तो 135 याद कर लो, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण याद हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने कहा कि यदि अल्पप्राण में स्वर आ जाएं, भाई किसी किताब में स्वर होते भी हैं, किसी में नहीं होते हैं, तो हमने इसलिए सब देख करके समझ करके इसमें इनको भी प्लस कर दिया, यानी सभी स्वर वर्ण। क्लियर है ना? इसमें प्लस कर दें तो कितनी संख्या हो जाती है इनकी? 30 संख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30। और इसके बाद तो आपके अल्पप्राण हुए, यानी पहला, तीसरा, पांचवा 135 याद कर लो, पहला, तीसरा, पांचवा हो जाएगा। और सभी अंतस्थ वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं? अंतस्थ वर्ण में या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ वर्ण में आ जाते हैं। तो जी हमने 4 जोड़ी दिए, 11 स्वर जोड़ दिए। क्लियर है? 30 इनकी संख्या होती है, अल्पप्राण हो गए। इसके बाद देखें आप, इसके बाद आपके महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? महाप्राण ये का वर्ग चा वर्ग हो गए ना। आप देखो इसी से समझ लेना, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ठीक। अब का वर्ग में देखें आप, का वर्ग में क्या बता रहे हैं? महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा, अब देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी का छोड़ दो, खा खरगोश, गा छोड़ दो, गा घा घड़ी, और ये भी छोड़ दो। तो कौन कौन से? चूंकि अल्पप्राण में ये ले लिए थे अल्पप्राण में, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण में थे। तो महाप्राण में कौन कौन से बचे? दूसरा और चौथा, यानी 2 और 4, यानी 24 याद कर लो, तुरंत आ जाएगा कि महाप्राण में व्यंजन कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि महाप्राण की, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, तो दूसरा कौन सा है? खा है ना, खा, और चौथा घा। क्लियर है? अब बात आती है और क्या लिखा है इसमें? सभी ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या आते हैं? ऊष्म वर्ण में हाँ, पहले एक और सुने, जब 5 वर्ग हैं तो एक वर्ग में 2 वर्ण आ रहे, तो 5 वर्ग में कितने वर्ण आएंगे? 5 दूनी 10 वर्ण, तो 10 तो ये हो गए, ध्यान देना आप। इसके बाद सभी ऊष्म वर्ण। हाँ, ऊष्म वर्ण का मतलब है कि शा, सा, शा और हा, तो 4 ये हो गए, ठीक। और इसके बाद ऊष्म वर्ण के बाद महाप्राण कहलाते हैं। तो ये नहीं, ये 24 याद कर लो, दूसरा चौथा, तो 2 और 4 24 याद कर लो, तो ये आ जाते हैं, याद हो जाते हैं महाप्राण। लेकिन इसके बाद 7 ऊष्म वर्ण हैं, तो इनकी संख्या कितनी बनी? सभी कितनी बनी? 10 4 14, यानी इनकी संख्या 14 बनी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद देखें आप, इसके बाद बात ये है, हाँ मैं एक और बात कह रहा हूँ आपसे कि आपको जो भी शिक्षा दी जा रही है ये निःशुल्क है। यदि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि नाम ही नाम के लिए ही मरता है। सब जाना है, सब चला जाना है, पर नाम रह जाना है, ठीक है। तो अच्छा नाम होता है और बुरा नाम होता है। जैसे किसी ने कहा है, कहा भी था और आपने सुना भी होगा कि क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। कहने का मतलब, और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। और सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। और दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। वही आंखें, वही हाथ, वही पैर, लेकिन कुछ नहीं, अर्थात इन आंखों से दिखाई नहीं देता। और जब इंसान चला जाता है तो फिर क्या, कुछ नहीं, सिर्फ नाम ही तो रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि मैंने नाम के लिए ही ये सब मैं कर रहा हूँ। यदि हम रहे ना, इसमें लाइन है, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता सारी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो कहने का मतलब हम रहें चाहे ना रहें, पर हमारी मोहब्बत तो रहेगी। मोहब्बत का मतलब आपसे स्नेह है कि आपसे कुछ मिला। अर्थात अगर मान के चलो किसी के आप परीक्षा दे रहे हैं, वो 1 नंबर मेरे पढ़ाने से आ गया और आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, तो मुझे इससे बड़ा और क्या चाहिए। मेरा नाम होगा, मेरा बच्चों को मेरा भरण पोषण होता रहे, बस साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये आपके भले के लिए कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपका लाभ होगा, ठीक। और यदि अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें, क्या करके, लाइक करके और आप सब्सक्राइब करके, हैं, बेल आइकन दबा कर, जिससे आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा, आप शेयर करेंगे दूसरों को बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब आगे भी देखें आप, तो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष। अघोष वर्ण में देखें आप, प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा, पहला, तो पहला कौन आ गया इसमें, मान के चलो का। दूसरा वर्ण, दूसरा कौन आ गया, खा। और जे तीसरा, चौथा, पांचवा ये नहीं लेंगे। तो किसमें, अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा शा 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 यानी उस वर्ण। उस वर्ण में कौन, सिर्फ ओनली 3, हा छोड़ देंगे। तो प्रत्येक वर्ग में अब देखें आप, जब एक का वर्ग में 2 आए तो जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाँचों वर्ग में कितने आ जाएंगे। जब एक वर्ग में 2 तो 5 में 5 दूनी 10, तो 10 तो यही हो गए अपने 10 वर्ण। ध्यान देना आप। इसके बाद आता है आपका 3 वर्ण ऊष्म के, 4 नहीं होते तो 4 वर्ण हैं, सा 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 और हा, लेकिन इसमें 3 वर्ण लेंगे। तो 3 वर्ण लिए तो कितने वर्ण हो गए कुल मिला के, 13। कितने वर्ण हो गए, 13 है। यानी कहने का मतलब अघोष वर्ण वह हैं जिसमें पहला दूसरा, यानी 1 2 12 याद कर लो तो पहला दूसरा वर्ण याद हो जाएगा। तो 1 2 तथा सभी उसमें वर्ण, लेकिन हा छोड़कर, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है। अब बात आती है अपनी सघोष वर्ण की। सघोष वर्ण में क्या है, सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कि प्रत्येक वर्ग का क्या क्या तीसरा, तीसरा में क्या आया, गा गमला को, क्या आया, गा, घा और ऊंगा। ध्यान देना, इनको छोड़ देंगे। क्या कह रहा है ये परिभाषा, क्या क्या कह रही है, देखो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, यानी एक वर्ग में 3 आ गए तो 5 वर्ग में कितने आ जाएं, 5 वर्ग में 5 3 15 आ जाएंगे। तो 15 वर्ण ले लो, ठीक है, 15 ये ले लिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से यार, अलावा अंतस्थ हो गए ना, तो 4 वर्ण ये हो गए। तो 4 इसमें ये प्लस कर देंगे आप। इसके बाद हा वर्ण इसमें आना चाहिए था, लेकिन नहीं, विद्वानों ने अघोष वर्ण में हा वर्ण को नहीं रखा, सघोष में रखा, तो हमको भी रखना पड़ेगा। तो हा वर्ण में आप ये भी एक हो गया, हा वर्ण सघोष में। इसके बाद सभी स्वर वर्ण। अब है तो बात व्यंजन की, लेकिन यदि स्वर पूछ लिया जाए कि स्वर वर्ण अघोष में है कि सघोष में, तो स्वर कहाँ जाएंगे, इसलिए स्वर वर्ण देखें आप, स्वर वर्ण सभी, तो 11 में ये प्लस कर देंगे। कितने हो गए, 5 4 9 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल, 1 और 1 2 1 3, तो कितने हो गए 31, यानी 31 वर्ण। कितने वर्ण, 31। सघोष वर्ण कितने हो गए, 31। ध्यान देना, सघोष वर्णों की संख्या होती है 31। क्लियर हो गया। तो अब बात यह है कि आप जो है, जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें हमारी वीडियो को,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें। और अपने यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हमारे पास आती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।